हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर हमने 9 वीडियो अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको प्लांट से अब रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आज हमारा प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्लांट आज हम यहाँ पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लगभग हम 80 क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, 80 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लांट से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सब कुछ आज कवर हो जाएगा। इससे बाद आपको प्लांट में कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम डिजीज पढ़ के अब हमारा इस बायो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 2-3 दिन में हम पूरा बायो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा घटना चक्र पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलता है, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट बना है घटना चक्र पूर्वावलोकन का, जाकर वहाँ पर आप पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका RO और PCS प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्णहरिम क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। वीडियो पॉज करके आप बताइए कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, आई होप बता दिए होंगे आप। मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के अलावा कौन कौन से पाया जाता है। तो मैग्नीशियम के अलावा इसमें कार्बन पाया जाता है, याद रखिएगा कार्बन पाया जाता है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम, याद रखिएगा इतना पाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये तो अलग क्वेश्चन था, हाँ देखिए वही क्वेश्चन है। ये 2013 में आया है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम के साथ क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। ये सब पाया जाता है। हमारा यहाँ पे जो नए हैं वो जान लें कि हम कोई चीज़ बार बार लिखते हैं ताकि आपको बार बार लिखने से याद हो जाए, ठीक है। आप नहीं तो आप इरिटेट होने लगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है। हाँ, जिनको स्लो लगेगा वो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या उत्पाद के रूप में निकलता है। तो पहले मैं आपको लिख देता हूँ इसका एक जो रासायनिक सूत्र होता है, मतलब वो हम लिख देते हैं तब आप पता चल जाएगा, ठीक है। 6CO2, ठीक है, तो प्लस 12H2O यही होता है, ठीक है। अब प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश होता है और पर्णहरिम, ठीक है, C6 ग्लूकोज बन जाता है, H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो हमारा उत्पाद के रूप में क्या निकल रहा है, क्या O2 निकल रहा है, क्या O2 निकल रहा है ना, O2 निकल रहा है। तो अब देखिए यहाँ जल तो है नहीं, नहीं तो हमारा O2 निकल रहा है। तो यहाँ है हमारा O2, ठीक है। तो हमारा उत्पाद के रूप में हमारा O2 निकलता है, याद रखिए O2 निकलता है। मतलब बाई प्रोडक्ट, इसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट, याद रखिएगा बाई प्रोडक्ट, नहीं तो आप हिंदी ना समझ पाएँ। बाई प्रोडक्ट, हम कोई चीज़ 2-3 बार बोलते भी हैं, 2-3 बार लिखते भी हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे याद होगा, ठीक है। हमको हमारा मुझे भी अच्छा नहीं लगता 2-3, लेकिन मैं सोचता हूँ कोई याद हो जाए सिर्फ, बस मेरा इतना एम रहता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, अभी क्या लिखे, C6H12O6, C6H12O6, ये देखिए, ठीक है। तो आपका सी वाला सही है। चलिए, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते क्या हैं, ये बताइए।
तो इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, अब फिर जब यही छोड़ते हैं तो यही हम ले लेते हैं। बस ये तो सिंपल ही था, आया था आरएस में, बहुत पुराने में आया था, मैंने सोचा ले ही लेता हूँ। प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, वही ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है। ठीक है, पौधे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है पौधा। ठीक है, तो इसमें CO2 ले लेता है, कार्बन डाई छोड़ देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किसान प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। बताइए क्या अवशोषित करते हैं? अवशोषित मतलब लेते हैं, क्या लेते हैं? तो CO2 लेते हैं, याद रखिएगा क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। चलिए 80 क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा सा अगर जल्दी करेंगे तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, या स्लो कर लीजिएगा या धीमी लगे तो तेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित गैसों में कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो बताइए कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये लेंगे नहीं तो O2 कहाँ आएगा ही। तो CO2 पहले लेते हैं, जब कोई चीज़ आप लोगे नहीं, मतलब कैसे पता चलेगा कि आप उसका बाई प्रोडक्ट क्या दोगे। ठीक है, तो मेन चीज़ CO2 है, तो CO2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए कहाँ कहाँ बहुत बार आया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? बताइए किसकी उपस्थिति आवश्यक? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, फिर जल भी होना चाहिए। ये तो निकलता है बाहर, ठीक है, ऑक्सीजन तो बाहर आपका निकलता है, तो बाई प्रोडक्ट तो निकाल देता है, जब ज़रूरत नहीं है तो तभी तो निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑक्सीजन की नहीं ज़रूरत। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ आया, 2017 में। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है? ये जल से आती है। ठीक है, याद रखिएगा जल से आती है। कहाँ से आती है? जल से आती है, जो मतलब जो H2O उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है। तो जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा, जो रेडिएंट एनर्जी होता है वो फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, क्या होता है? जल का प्रकाशीय अपघटन मतलब फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, जिसमें जल के अणु जो H2O होता है ये टूट जाता है, किसमें? हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो ये आपका, तो आपका किस में टूटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे मिलाना ही है तो मिला लीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए तो 4 हो गया, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो मतलब ये ऑक्सीजन वो जल होता है, मेनली इतना जानिए जल होता है वो ऑक्सीजन और किस में? आपका हाइड्रोजन में टूट जाता है, तो क्या होता है? जल का प्रकाश अपघटन, यही क्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। पृथ्वी पर जो अधिकांश ऊर्जा है कहाँ से उत्पादित होती है? सबसे बताइए। 90% भाग, ठीक है, 90% भाग वहीं से उत्पादित होती है। तो कहाँ से? शैवालों से। ठीक है, तो 90% भाग आपका, जितना 90% भाग होता है पौधे और शैवाल से, दोनों में से। पौधे जो जलीय पौधे होते हैं, पौधे प्लस शैवाल। अब अगर आप पूछेंगे शैवाल से सिर्फ आप बताइए, ठीक है, तो शैवाल से कितना होता है? तो शैवाल से 80 से 85% भाग। ठीक है, तो उससे 5 से 10% भाग ये जो नदी में ये सब तालाब वालाब में पेड़ पौधे ये सब होते हैं वहीं से उत्पादित होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे शैवाल से, याद रखिएगा। पृथ्वी पर आकांश वृक्ष नहीं होगा, न घास होगा, न धान का खेत होगा, शैवाल से। प्रकाश संश्लेषण होता है,
अब पूछेंगे प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है या रात में होता है। ठीक है, दिन अथवा रात में प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो ये आपका सी सही होगा। चलिए, पेड़ और पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पेड़ पौधे हैं उनका खाना तैयार करने की, मतलब वही चीज़ पूछ रहा है, सिर्फ ये घुमा के पूछ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वही है। अब देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, कुछ देखिए इसमें बताने लायक नहीं है, नहीं तो मैं बताता, एक्सप्लेन करता बढ़िया से, लेकिन इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। वीडियो पॉज करके इस सब क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए किस किस में होता है। प्रकाश संश्लेषण बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जिनको अच्छा लग रहा होगा, ये सब्सक्राइब का बटन दिया गया होगा नीचे, उसको आप दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब हम वीडियो लाएं आपको 3 महीने तक लगातार घटना चक्र का मिलता रहेगा। आप इसको करते रहिए। अगर दिन में एक ही वीडियो देख लिए तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा आपका। PCS में अच्छी पोस्ट इस बार आ रही है और RO में था ही है। प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। मतलब इनका कहने का मतलब है, जो जो पौधे होते हैं वो किस रंग में ज़्यादा तीव्र अवशोषण करते हैं। तो वीडियो पॉज करके IAS का क्वेश्चन है, खुद बताइए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आप बता दिए होंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो आपका कौन सा सही होगा, नीला और लाल। याद रखिएगा, नीला और लाल। अब कैसे याद करेंगे, कभी कभी भूल जाएं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इन्वायरमेंट में होता है। तो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्या है, नीला। नीला कैसे सबसे ज़्यादा है, अब देखिए, पृथ्वी पर पानी भी सबसे ज़्यादा है, जलीय जीव शैवाल से सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण मतलब ऑक्सीजन मिलता है, तो नीला। और ऊपर जो आकाश होता है, तो जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो आकाश तो नीला होता है। इसके बाद जब इनकी रोशनी आती है तो रेड होती है। तो क्या होती है, ऐसे मान लीजिए, तो 7 रंगों में डिवाइड होती है। मतलब मान लीजिए वो लाल दिखाई, जब निकलते हैं तो लाल ही दिखाई देते हैं ना, तो लाल होता है। तो ऐसे याद कीजिए, नीला और लाल। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किस में होता है, नीला और लाल। अच्छे से होता है इसमें, नीला और लाल में। प्रकाश संश्लेषण और सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, बताइए, सर्वाधिक क्रियाशील। अब यहाँ नीला भी दिया गया है, लाल भी दिया गया है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी ज़रूरत होती है। सूर्य की रोशनी कौन से कलर की होती है, लाल। ठीक है, तो ऐसे याद करिए, लाल। पहले लाल होगा, इसके बाद नीला आएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो यही बताइए, लाल। RO में आया है 2014। तो इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं RO में। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन, और यहीं पे एक क्वेश्चन और RO का मिला था, सॉरी मैं, देखिए 13 में भी आया था, और ये कृषि आती है ना RO में एक, तो उसमें हो सकता है ये सब क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपका 2 टॉपिक जान लीजिए तैयार हो रहा। कृत्रिम प्रकाश, अब कह रहे हैं कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, हाँ, अगर हम जैसे बल्ब में भी अगर प्रकाश संश्लेषण करें रात्रि में रेड बल्ब जला के, तो उसमें हो सकता है। तो ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है। तो ये मत कहिएगा नहीं, कृत्रिम प्रकाश में बल्ब जलाने पर, जैसे बल्ब है तो बल्ब अगर जला दिए तो यहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्थानांतरों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, ऊर्जा रूपांतरण। मतलब इनका कहने का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसके होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश फिर वो क्या बन जाता है, तो फिर उसमें रासायनिक क्रिया में एक वो लिखा था ना,
वो यहाँ पे ग्लूकोज लिखा था, यहाँ H2O लिखा था, यहाँ 6O2 लिखा था, मतलब ये तो रासायनिक क्रिया लास्ट में रहेगा और आगे प्रकाश रहेगा। ठीक है, तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ATP के कितने अणु ग्लूकोज के अणु प्रत्येक अणु और संश्लेषण में शामिल होते हैं? बताइए, ग्लूकोज के कितने अणु शामिल होते हैं? अच्छा क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ATP में तो कितना, 18 अणु। अब मनुष्य के जो शरीर में 38 ATP होते हैं, यहाँ पे 18 ATP शामिल होते हैं। कितना, 18 ATP आपका शामिल होते हैं ग्लूकोज की निर्माण की क्रिया में। सौर ऊर्जा में ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है किस में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा में ATP, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदल जाती है। ठीक है, ठीक है, तो सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, कहाँ पे बदलती है ये पूछ रहा है, या कंफ्यूज मत होइए क्वेश्चन को, कहाँ पर, तो क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपादित होता है, क्लोरोप्लास्ट में, याद रखिएगा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित होता है। तो ये देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक, एक क्वेश्चन तो आपको यही बन गया, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो किसके, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा नहीं, इसके द्वारा, इसमें सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, आपको सब कुछ कर लेंगे क्वेश्चन। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करते हैं? तो बताइए, किस रूप में करते हैं? तो अभी हम कहते हैं प्रकाश का किस में, रासायनिक में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला, रासायनिक ऊर्जा। भौतिक मत लगाइएगा, भौतिक तो अभी हम पढ़े ही नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, किस में परिवर्तित होता है? तो सौर ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा में सौर ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो चूँकि आपका रासायनिक ऊर्जा नहीं थी, तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो कहीं स्टोर तो होती है, रासायनिक ऊर्जा कहीं स्टोर होती है। तो जैसे मान लीजिए, अब वो खाद्य श्रृंखला सुने हैं, तो जो इसमें कोई पौधा होता है, जो उसको कोई खाता है तो उसका 10% मिलता है, तो उसको भी कोई खाता है, उसका भी लिंडेमास ने इसे दिया था ना, लिंडेमान ने दिया था, तो यही होता है। तो वो स्टोर ही तो रहता है, उसमें स्टोर ही रहता है ना, तो जब स्टोर रहता है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोला जाता है, याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। या रासायनिक दिया है तो रासायनिक, नहीं तो रासायनिक ऊर्जा हुई वही पर वही हो जाती है, तो उसको स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। निम्नलिखित कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? बताइए, एक वीडियो वॉच करके बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे कहीं आया, भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए, ये तो एकदम गलत कर दीजिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कहाँ मुक्त करते हैं, देखिए ये तो गलत। ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन मुक्त की जाती है, ऑक्सीजन ली कहाँ जाती है? अब 50-50 स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर पर्याप्तम ऊर्जा में बदलती है, पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सही, स्थितिज ऊर्जा कहाँ मुक्त होती है? ये तो स्टोर हो जाती है, मतलब वही रासायनिक ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो पर्याप्तम ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा होता है, ये पर्याप्त मतलब प्रकाश ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित और संचित हो जाती है, तो बी वाला सही है। निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कोलोरेला, याद रखिएगा, कोलोरेला। अब पूछेंगे कोलोरेला होता क्या है, ये शैवाल है। ठीक है, तो ये शैवाल है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, याद रखिएगा, शैवाल। ठीक है, निम्न में से कौन पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो पौधों के जड़ का कार्य नहीं है।
बताइए। तो जल का कार्य क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण जल का कार्य नहीं होता है। जल का कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण करना। ठीक है, और कुछ होता है, हाँ, पोषक तत्वों का अवशोषण करना। एक जल का एक पोषण, ये पोषक तत्वों का अवशोषण अवशोषण करना। ठीक है, और एक क्या होता है, पौधों को सहारा प्रदान करना। जड़ ही तो, जड़ जैसे कोई पेड़ लगा है तो उसका जो जड़ होता है इधर इधर ऐसे ऐसे फैला रहता है, तो वो सहारा प्रदान करता है इस पेड़ को। ठीक है, तो पौधों को सहारा, पीसीएस में आया ये, सहारा प्रदान करना। अब पूछेंगे जल का अवशोषण किससे होता है, तो जल का अवशोषण किससे होता है, जाइलम के द्वारा। ठीक है, और पोषक तत्वों का अवशोषण किससे होता है, फाइलम के द्वारा। तो जा से जल, जा से जाइलम, फा से फूड, फा से फाइलम, याद रखिएगा फाइलम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी, प्रकाश संश्लेषण। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। पेड़ पेड़ पौधे लगाने से क्या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, नहीं, और कम हो जाता है। तो आपका बी वाला हो जाएगा। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़, तो इसको आपको पता होगा, रात में कभी कभी पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि वो छोड़ते हैं, तो वही क्वेश्चन है, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया हूँ, सब कुछ ले लिया हूँ जो आया है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक, बस। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ बताइए। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, तो सूर्य का प्रकाश जहाँ इसका कहने का मतलब है, जब सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पत्ती यहाँ से पहुँचता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पे किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कवक के द्वारा, फफूंद के द्वारा, बिच्छू के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो किसके द्वारा बताइए, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब ये कहाँ की बात कर रहा है, ये समुद्र से जो सतह है उससे 400 से 8,000 जो मीटर है की गहराई में वहाँ पर की बात कर रहा है। तो इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, इस बैक्टीरिया को कहते हैं ग्रीन सल्फर, आपका जिस बैक्टीरिया को कहते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो समुद्र के नीचे, एकदम समुद्र के जो अंदर बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण होता है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी कि जब समुद्र के नीचे जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो वहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तो वो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, पौधे तथा तने पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने और में मदद करते हैं। तो बताइए, जो भोजन को वितरित करते हैं वो कौन मदद करते हैं, तो इनका मेन कहने का मतलब तने का काम क्या क्या होता है, यही इनका कहने का मतलब है। आप पूरा पढ़ेंगे तो यही है। तो तने का क्या काम होता है, आपको देखिए, भोजन का भंडारण करना, सही, तने में ही भोजन का भंडारण होता। पौधों का आकार देना, तो पौधों तने से ही पता चलता है ना, ये पौधा की चौड़ा है, लंबा है, कैसे है, तो ये भी सही है। ठीक है, और क्या देना, ठीक है, तो ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण ये पत्तियों में होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका यही दोनों ऑप्शन, भोजन का भंडार करना, पौधों को आकार देना। ठीक है। जल की कम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न माध्यम से करते हैं। तो बताइए किसके द्वारा करते हैं। तो जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है किसके माध्यम से करते हैं, जड़ों के बाल मतलब रूट हेयर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, रूट हेयर के द्वारा करते हैं। याद रखिएगा, रूट हेयर के द्वारा करते हैं। संवहनीय वैस्कुलर पौधों में जो पानी ऊपर जाता है उस किसके द्वारा, तो अभी हम बता रहे हैं जो पानी ऊपर जाता है वो किसके द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा। जा से जल और ये पोषण मतलब जो भोजन होता है, भोजन, तो ये भोजन जाता है, ये जल जाता है। ये तो आपको रटा होना चाहिए। पौधों में जाइलम का मुख्य काम क्या है, तो जाइलम का मुख्य काम जलवाहन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, ये भी आप कर लेंगे, जाइलम के द्वारा। देखिए कितना सिंपल है। पौधे में फ्लोएम का उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, जल वाहन के लिए जाइलम, आहार वाहन के लिए फ्लोएम। तो ये पहला वाला आपका हो जाएगा, किसके लिए, फ्लोएम के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, बताइए। जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो पोषक लिखा गया, पोषक मतलब भोजन, तो भोजन मतलब फ्लोएम, ये जाइलम, जल, जा से जल, जा से जलम, फा से फूड, फा से फ्लोएम। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, पौधे अपना जो पोषक तत्व किससे प्राप्त, वायुमंडल से, वायुमंडल से कहाँ पर, वो पर्णधारिण से, प्रकाश से नहीं, सबको मृदा से चाहिए। आप अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं, जमीन से ही, मृदा से ही, ऊपर से थोड़ी। चाहे आप से आम खाइए, आम भी नीचे से पोषक तत्व मिलता है, तो आम का पेड़ फल लगाता है तभी खाते हैं, तो नीचे मृदा से ही सबको मिलता है, तो मृदा ही इसमें सही होगा। इसमें कुछ मतलब कंफ्यूज वहाँ मत होइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप कर लेते, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सिंपल वहाँ पे सॉरी, तो मृदा के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो बताइए कौन सा पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पोटेशियम है, मैग्नीशियम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, कैल्शियम है, आपका सोडियम नहीं है। याद रखिएगा, सोडियम पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। याद रखिए, मैग्नीशियम तो सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम कहीं भी आ जाए, क्लोरोफिल ये सबसे रिलेटेड, तो मैग्नीशियम जरूर लगाइएगा। पोटेशियम और कैल्शियम। पौधों की वृद्धि के निगमित कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो माइक्रो पूछ रहा है, दो तरह के होता है, माइक्रो और माइक्रो। तो अब देखिए, पहले ये माइक्रो हम बताते हैं, यम आई वाला, तो माइक्रो देख लीजिए, माइक्रो ये वाला। ठीक है, तो जिसमें सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन से होते हैं, किसकी आवश्यकता, पौधों में सूक्ष्म पूछा जाता है, पौधों में माइक्रो और माइक्रो दोनों कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा। तो इसमें कौन सा है, मैग्नीज, एक कॉपर है। ठीक है, मैग्नीज, कॉपर, बोरान है। ठीक है, एक आयरन है, आयरन। ठीक है, एक क्लोरीन है, क्लोरीन, और क्या है, मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम ये आपका क्या होता है, सूक्ष्म है। और ये जिंक भी आपका सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लोरीन भी हो, जिंक भी हो गया, और बोरान भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन माइक्रो है, मतलब बड़ा, जिसमें कि ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, तो पोटेशियम। ठीक है, ये माइक्रो है,
MACRO ये वाला हो, माइक्रो, ठीक है, ये वाला पोटेशियम आपका माइक्रो है। अब देखिए माइक्रो में कभी क्वेश्चन आएगा, अब याद रखिए कौन सा पोषक तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है, नहीं है। अब देखिए अभी हम क्या पूछे, एक बार फिर हम लिखेंगे माइक्रो, सूक्ष्म याद कर लीजिए, जो बड़ा वाला होगा स्थूल वाला जिसको कहते हैं वो याद हो जाएगा। तो सूक्ष्म कौन है, माइक्रो कौन सा है, तो ये मैग्नीज, ठीक है, तो मैग्नीज। और क्या लिखे थे, बोरान, और क्या लिखे थे, आयरन, और क्या लिखे थे, जिंक, और क्या लिखे थे, मॉलिबेडनम, ठीक है, तो याद रखिए मॉलिबेडनम, और क्या लिखे थे, कॉपर, ये सब क्या है, माइक्रो है। तो इसमें कॉपर आ गया, आयरन आ गया, आयरन कॉपर, और मैग्नीज है आपका, हाँ मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, तो मैग्नीशियम याद रखिएगा, BO में आया है। निम्न में कौन पौधे अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो माइक्रो बताइए, माइक्रो, ठीक है, तो माइक्रो कौन है आपका, क्लोरीन, मॉलिबेडनम, बोरान, कॉपर, मैग्नीज। अब देखिए कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो बताइए इसमें कौन सा सूक्ष्म पोषक, तो बोरान भी है, तांबा भी है ना, जस्ता भी है, तो ये सोडियम आपका नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, तो अगर आपके यहाँ सरसों है उसमें तेल नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, सल्फ़र, RO 2021 में कृषि में पूछा गया होगा ये, तो ये सल्फ़र जो होता है, तो ये ऐसे याद करिए, फर, ताकि पौधों में फर आए ज़्यादा और ज़्यादा तेल निकले, तो फर से सरसों देखिए, आदला फर, सा से सरसों, कभी भूलेंगे नहीं आप, फर से फर आए, तो सरसों में फर आए इसीलिए सल्फर यूज किया जाता है, ज़्यादा तेल निकले। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, अब बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। RO मेंस 2000, आप इसको मत लगाइएगा नाइट्राइट, ठीक है, सभी लोग इसको लगा देते हैं नाइट्रेट लगाइएगा। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, जिस रूप में जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है, तो अभी तो हम बताए हैं नाइट्रेट है। पौधे द्वारा ली जाने वाली नत्रजन अगर लिखा रहे कहीं तो नाइट्रोजन का रूप है, तो ये क्या है, नाइट्रेट, तभी काफ़ी बार मैं ला दी जाऊँ क्वेश्चन को। निम्नलिखित कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों के गांठ के गठन के लिए आवश्यक है, तो कौन सा आवश्यक है आपको इसमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे सब लोग क्या लगाएंगे, नाइट्रोजन लगाएंगे इसको, लेकिन ये गलत है, सिलकान तो गलती। अब गांठ, अगर जो दलहनी फसलों में गांठ के लिए कौन सा आवश्यक है, बोरान, याद रखिएगा, दलहनी फसलों में गांठ के लिए बोरान वो आवश्यक है। बोरान कौन सा है, माइक्रो, अभी हम बताएं माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, बोरान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो इसके लिए गांठ मतलब क्या होता है, नोडुल, तो नोड्यूल, याद रखिए नोड्यूल फॉर्मेशन यही होता है, ठीक है। तो माइक्रो बोरान है, गांठ के लिए आवश्यक है। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान कीजिए, तो परजीवी पौधा कौन है, अमरबेल, तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है, ठीक है, याद रखिएगा अमरबेल एक परजीवी पौधा है। कसकुटा अमरबेल परजीवी आवृत्ति का एक उदाहरण है, यह पौधों की पत्तियों में अपना पोषण प्राप्त करता है, मतलब वही कह रहा है, अमरबेल एक परजीवी पौधा, पहला तो हम सही है, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो देखिए ये अमरबेल एक परजीवी पौधा है,
एकदम सही है। तो देखिए ए तो एकदम सही है, ए वाला। अब देखिए तो ये प्राप्त करता है, ये देखिए ये जो अमर बेल होता है ये पूर्णतः जो होता है पर्णहारिम का अभाव होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, जो पर्णहारिम होता है उसका अभाव होता है। तो ये जिस पेड़ पर लिपट जाता है, ऐसे लिपट जाते हैं, ठीक है। तो ये जब लिपट जाते हैं ये फिर इनके जो नीचे जाइलम और फ्लोएम है यहाँ पर ये चले जाते हैं, इनका एक तन सिरा चला जाता है, घुस जाते हैं। और जब यहाँ पे चले जाते हैं तो यहीं से ये भोजन और जल प्राप्त करते रहते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो इसमें क्या गलती है, पत्तियों से नहीं, जड़ से, जड़ में पत्ती में जाके क्या करेंगे, तो ये जड़ से में चले जाते हैं, वहीं से भोजन और पानी प्राप्त करते हैं जाइलम और फ्लोएम से, ठीक है। तो ये पत्ती लिखा ना, यही गलत है आपका ये वाला सही है। फसल लॉगिंग विधि है, तो फसल लॉगिंग विधि कौन सी है, तो बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फसल लॉगिंग विधि से है। तो फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, ठीक है। तो ये फसल लॉगिंग क्या कि तुम आपको जानेंगे इसमें मॉलिब्डेनम की कमी है या मैग्नीज या किसकी कमी है, उसके लिए विश्लेषण किया जाता है। तो ये फसल लॉगिंग होती है, बी वाला सही। चलिए अब देखिए हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। हार्मोन से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ये देखिए इंसुलिन कहाँ, ये मानव में पाया गया था ना, तो ये कहाँ यहाँ पे आ गया, तो साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिब्रेलिन। ये आपका किस, ये आपका वहाँ पे पादप हार्मोन है, मतलब प्लांट के हार्मोन है। प्लांट में भी हार्मोन होते हैं ना, तो इंसुलिन ये आपका नहीं है। इस इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ये सब हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में। कौन सा पादप हार्मोन है, बताइए पादप हार्मोन कौन सा है। अब देखिए अगर एक चीज़ हटा दे, कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन है नहीं, एस्ट्रोजन ये तो पुरुष में पाया गया था, ठीक है, नहीं ये महिला में पाया गया था। एस्ट्रोजन महिला में, एंड्रोजन जो था ये पुरुष में था, ये मेल में था, ये पढ़ा चुके हैं एकदम, और ये फीमेल में था। थायरॉक्सिन, अब देखिए थायरॉक्सिन भी ये थायराइड ग्रंथि से था, तो ये भी तो साइटोकाइनिन, ठीक है। कितना सिंपल है। अगर पिछला वीडियो आप पढ़े होंगे मेरा, तो इस क्वेश्चन को आप एक मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगेगा आप कर देंगे, ठीक है। मैं तो समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। पिछला अगर वीडियो मेरा पढ़ेंगे तो इसको 2 सेकंड नहीं लगेगा करने को, और ये RO 2021 में आया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पौध वृद्धि हार्मोन है। अब जैसे मनुष्य में वृद्धि हार्मोन कौन है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि आपका मनुष्य में है, और यहाँ पौधों में कौन सा है ये बताइए। तो इंसुलिन तो हो नहीं सकता, एस्ट्रोजन हो नहीं सकता, थायरॉक्सिन हो नहीं सकता, साइटोकाइनिन होगा, ठीक है। तो साइटोकाइनिन, तो ऐसे याद कीजिए अगर वृद्ध पूछे, ठीक है। तो काई जम जाती है ना, तो देखिए काई जमती जमती जहाँ जहाँ पानी चला जाता है बहुत दूर तक जमती जाती है, तो उसकी वृद्धि होती रहती है। जहाँ जहाँ पानी रहता है उसका वृद्धि होती है, तो जैसे काई जहाँ होती है वहाँ वृद्धि होती रहती है। तो वृद्धि हार्मोन प्लांट में साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, इंसुलिन ये मधुमेह होता है, अग्नाशय से ये स्रावित होता है, किसके, बीटा कोशिका से, साइटोकाइनिन यही है। अब देखिए इसको, अब देखिए साइटोकाइनिन, तो काई आ गया ना, काई जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ आपका वृद्धि होगी, ठीक है। अब एफसीसी क्या है बताइए। तो ये देखिए एफसीसी, तो भैया सी मत करो, अब सी वृद्धि करो, तब सी नंबर पे जो सी किए हैं आप सी नंबर पे, तब बी नहीं ए पे नंबर आ पाएंगे, तब ए करेंगे तो वृद्ध अवरोधक होगा। तो ये सी करते करते वृद्ध अवरोधक है, ठीक है। अब देखिए
ये जिब्रेलिन क्या होता है? कोशिका वृद्धि। तो कोशिका वृद्धि क्या होती है? जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। कैसे? ये मतलब वृद्धि हार्मोन है। जब कोशिका का विभाजन होगा तभी तो वृद्धि होगा। तो यही वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या होगा? शिखर प्रधानता। तो ऑक्सिन से क्या करेंगे? ऑक्सिन। तो जो शिखर की वृद्धि होती है उसे। तो ऑक्स कैसे? आकार याद करें, सबके आका ऊपर हैं तो ठीक है। तो आका ऊपर ही रहते हैं, नीचे तो होते नहीं, तो सबके आका ऊपर। तो शिखर यही याद करिए। शिखर ऑक्सिन शिखर, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, एब्सिसिक सी पे है तभी इनका वृद्धि रुका है। ए पे आइए तो वृद्धि अवरोधक। कैसे भी आप खुद से बना लीजिए कुछ ना, अगर आपको ये ना, क्योंकि मैं इसलिए बनाया कि 16 में आया हारो यारों में। 59 का देखते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता तो मतलब जो सूख जाएगा तो वो वृद्धि करेगा, वृद्ध अवरोधक हो जाएगा ना। तो सूखा मतलब वृद्ध अवरोधक हो जाएगा। तो वृद्ध सी पे पड़े हैं, इनको ए पे आना है। तो यही आपका वृद्धि अवरोधक है। ठीक है, सूखा सहिष्णुता वृद्धि अवरोधक है। ठीक है, और जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन बताइए, अभी हम बताए थे जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या है? कोशिका वृद्धि। कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन विभाजन को, तो कोशिका विभाजन या पादप मतलब वृद्धि हार्मोन इसको बोल सकते हैं। वृद्धि हार्मोन कोशिका विभाजन, तो विभाजन होगा। जैसे किसी परिवार में जब विभाजन होता है तो क्या होता है? वो परिवार बड़ा हो जाता है। याद रखिएगा, किसी परिवार में विभाजन होता है तो वो परिवार बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका। तो साइटोकाइनिन कोशिका में, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि। ठीक है। तो ऐसे याद कर, जेब्रा जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा जानवर है। जिब्रेलिन तो कोशिका वृद्धि। एफ सी आ जाए तो रुक जाइए, आपका वृद्धि मतलब रुका हुआ है, तो इसे सूखा सहिष्णुता हार्मोन कहते हैं। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो एथिलीन होता है, ये पादप हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो हरे पौधों को पकाने के लिए एसीटिलीन याद किया जाता है। तो एसीटिलीन, तो हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उनको एसी में टीन के डिब्बे में रख दीजिए। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पक जाएंगे। एसी में एक टीन का डब्बा लीजिए, उसी में हरे पौधों को रख दीजिए। एसी में टीन के डिब्बे में रख दीजिए, हरे पौधों को पक जाएगा। ठीक है। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है, कच्चे फल को, तो ईथेन को। ठीक है, तो ईथेन का प्रयोग कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहले किससे? एसिटिलीन से किया जाता था, लेकिन क्या है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे बहुत मतलब बहुत इन्वायरमेंट में बहुत बेकार वो कोई गैस रिलीज होती थी। ठीक है, तो इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ईथेन का यूज किया गया। ठीक है, तो ईथेन का यूज होता है। ठीक है, ये सुरक्षित है। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है तो एथिलीन। ठीक है, याद रखिएगा, एथिलीन फल परिपक्वता के लिए ऊपर है। तो 3 हार्मोन है आपके, कौन कौन से? एथिलीन है। अब देखिए यहाँ पे कच्चे फल के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है, ईथेन यहाँ पे आ गया। इसके बाद जब यहाँ पे आएंगे हरे फलों को, जो हरा फल होगा तो कच्चा होगा, तो अगर कृत्रिम पूछ लिया तब एसिटिलीन पूछ ले, तो सबका देख लीजिएगा। कृत्रिम पूछे तो एसिटिलीन, कच्चे फलों को पकाने के लिए ईथेन। ठीक है, अब यहाँ देखिए कौन सा पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो फल परिपक्वता के लिए
एथिलीन। यहाँ पे तो आप समझ जाएंगे ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो एथिलीन मार देंगे। जहाँ दोनों तीनों दिया रहेगा वहाँ कन्फ्यूज होंगे, तब वो किस्मत के ऊपर है, देखिएगा, ठीक है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। ये क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो किसमें? पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। तो टमाटर के बीज रहित, अगर बीज उसमें नहीं होगा, ठीक है, रहित मतलब नहीं ना, तो अगर बीज नहीं चाहिए तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़क दीजिए, ठीक है, तो उस पे आपका टमाटर बिना बीज के आ जाएगा, ठीक है। तो वो कौन खाएगा बिना बीज के? वो जिनको किडनी की प्रॉब्लम होगी वो खाएंगे, ठीक है। बीज रहित मतलब उनको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सीडलेस। 65 देखिए, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है। तो पौधों में अब जनन की क्रिया आ गई, तो क्या है? पराग कोश। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? पराग कोश होता है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन के लिए। चलिए, पौधे में गूटी लगाने का कार्य जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है वो क्या है? बताइए। गूटी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वानस्पतिक प्रसारण हो सके, ठीक है, तो इसीलिए गूटी लगाया जाता है। गूटी लगाने के लिए वानस्पतिक प्रसारण के लिए। अब ये बताइए कौन सा आपका कथन सही है? गहरी जड़ें वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल लेनी चाहिए। तो कौन सही है? अगर गहरी जड़ वाली जड़ आप लगा देंगे तो फिर उसी, जब वो गहरी है तो वो कैसे दूसरी बार गहरी कैसे आएगी? ये तो अपना गहरी में चला गया, फिर दूसरी बार वो गहरी नहीं जा पाएगी। इसीलिए कम गहरी लगाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ दिन जब जोत देंगे 1 साल, तब वो सही हो जाएगा, इसके बाद दूसरा लगाइए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ फलीदार पौधे के बाद बिना फली, जैसे गेहूँ कट जाता है तो हम क्या बोल देते हैं? गेहूँ कटने के बाद हम उड़द बोल देते हैं। तो उड़द बोने के बाद क्या होता है? फलीदार उड़द है। इसके बाद धान की बुवाई उसमें शुरू होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या? ये सही है, दूसरा आपका सही है, 2021 में आया है, ठीक है। इसमें जान लीजिए जब एक बार गहरी आ गई तो फिर गहरी लगाएंगे तो पहले गहरी चला गया, कुछ जड़ें इसमें अगर छूट जाएंगे तो ये यहाँ नहीं जा पाएगा, दूसरी जब गहरी जड़ लगाएंगे। अगर गहरी जड़ पहले दूसरी नहीं लगाएंगे तो ये यहीं पे होके उग जाएगी, ठीक है। इसीलिए गहरी जड़ों के फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, गलत है। देखिए ये 68 नंबर क्वेश्चन, कोलोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो कोलोनल वर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये आलू में किया जाता है, ठीक है। आलू में कोलोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। पीसीएस वाले कहाँ से ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको 100 पूरा 50 या 140 तो करना नहीं है, आपको कितना करना? 100 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो लगभग आपका हो जाता है आरओ में, ठीक है। तो आरओ में 100 क्वेश्चन करना, 50 क्वेश्चन वो कहीं से भी लाए हमको उतना नहीं मिल, लेकिन 100 क्वेश्चन जो करिए उसको एकदम वहाँ पर रट जाइए दिमाग में, ठीक है, वही करना है। भ्रूण किस में मिलता है? अब ऐसे सवाल को अब रट जाइए, ठीक है। तो भ्रूण बीज में मिलता है, याद रखिए, भ्रूण बीज में मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधों की भांति पौधा किस में मिलता है? तो माँ पौधों की भांति पौधा किस में मिलता है? तने में, ठीक है। कैसे? जैसे गुड़हल लिए, तो गुड़हल ये है, तो ये गुड़हल के पेड़ में एक तना काट लीजिए, ये यहाँ निकाल लगा दीजिए, ये भी एकदम ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। ये भी दोनों सेम बन जाएगा। तो माँ पौधों की भांति पौधा किस में मिलता है? तने काटने से। अगर तना काट दीजिए तो वो मिल जाएगा। स्टीम कटिंग, या कहीं आम देखे होंगे तो आम ऐसे रहता है, इसको काट देते हैं, वो जाके लगा देते हैं तो वो बन जाता है। उसी तरह से हम 71 देखिए, तना काटना आमतौर पर किसके प्रवर्धन में प्रयोग किया जाता है?
तो अभी देखिए हम सब जब गन्ना बोते हैं तो गन्ना जब बुआई किया जाता है तो ये पूरा गन्ना है, इसको इतना ऐसे काट दिया जाता है, फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बाद वो बना लिया जाता है, सॉरी, तो मेड़ बना, इसी में ये डाल दिया जाता है। ठीक है, तो तना काट का किसका प्रयोग है? गन्ने में किया जाता है। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा किया जाता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा किया जाता है। कौन सा आपका सही है? तो आपका दोनों सही है, याद रखिएगा, दोनों आपका सही है। 73 देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की, अगर उसका जीवन चलेगा तो जब जैसे, क्योंकि उसका जो, जैसे आपका जीवन कैसे चलता है, जीवन चक्र, आप हैं, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे के बच्चे होंगे, तो जब आप प्रजनन आदमी करता है तो इनका प्रजनन का मुख्य कार्य क्या? पुष्प ही होता है ना, तो पत्ती तनस तो होता नहीं, इनका प्रजनन काम पुष्प होता है। इसका बीज जाके कहीं गिरता है, पुष्प में जो बीज, फिर वहाँ से होता है परागकोश, ये सब सिस्टम होता है इन सब का, स्त्री केसर केसर ना, तो पुष्प पे भाग होता है ना, तो जीवन चक्र, इसको कुछ भी इसमें सोचना नहीं है, तो पुष्प से ही उसका, सब लोग जानते हैं किस में लगाएंगे? जड़ में लगा के, सोचेंगे जड़ काट दिया जाएगा तो पूरा पूरा पेड़ बेकार हो जाएगा, नहीं, इसका आप पुष्प लगाएंगे। ठीक है, पुष्प। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उनको पानी मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पानी है तो इसको ऐसे ही काट दीजिए, यहाँ पानी है नहीं, अब इसमें कंफ्यूज होंगे। तापमान, उचित तापमान मिलना चाहिए। ठीक है, और ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जैसे मिट्टी, आप कहेंगे मिट्टी भी मिलना चाहिए, तो जिसे हाइड्रोपोनिक्स पौधे होते हैं वहाँ मिट्टी नहीं होती है, तब भी वो उग जाते हैं, क्योंकि पानी होता, तापमान होता, ऑक्सीजन होता है। अगर इसमें एक चीज़ हटा दीजिए तो कुछ नहीं हो जाएगा, तापमान हटा दीजिए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तापमान हटा दीजिए एकदम बंजर हो जाएगी रेगिस्तान, तो मिट्टी या रहने नहीं, हाइड्रोपोनिक्स पौधे उगाया जा सकता है, तो इसमें ये भी हटा दीजिए। लेकिन ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों रहना ही चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबा दीजिए, ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा, ऐसे ही मैं कुछ ट्रिक, कुछ कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा, ताकि आपको वहाँ पेपर में जब बैठिए तो आपको क्लिक कर दे। ठीक है, वो अगर क्लिक कर देगा, आप एक क्वेश्चन सही कर देंगे तो आप कई हज़ार रैंक आगे पीछे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को एक से बटन दबाने से अगर आपका 1-2 नंबर बढ़ सकता है, तो इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अब देखिए, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, अगर आप शाम को चना भिगोते हैं, इसके बाद उसको 2-3 दिन अपने कमरे में रखते हैं, प्रकाश आता है? नहीं, कमरे में प्रकाश नहीं आता, तब भी आपका अंकुरण हो जाता है। ठीक है, चना जब भिगो जाता है। मेरा पढ़ाने की यही मतलब है कि मैं जो रियल लाइफ में आप करते हैं उसको रिलेट करता हूँ, तो क्योंकि रियल लाइफ में आप चना डेली भिगोते हैं, ठीक है, तो डेली खाते हैं, तो आपको याद रहेगा कि इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, तापमान की होती है, आर्द्रता की, ऑक्सीजन की। ठीक है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, चना तो भिगो लिया, अब देखिए बीज के पंखुड़न की सेंसर विधि पाई जाती है। तो सेंसर विधि किस में पाई जाती है? तो पोस्ते में पाई जाती है। सेंसर विधि किस में पाई जाती है? पोस्ते में पाई जाती है। 77, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिका के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो क्या उसी के न, तो ये क्या हो जाएगा? सजातीय परागकण। तो मतलब कह रहा है एक पुष्प के परागकोश से कोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्ण, तो सजातीय पौधा हो गया ना। ठीक है, तो सजातीय पौधा नहीं, तो युग्मक तो होगा नहीं, कि तो युग्मक तो बना नहीं रहा है एक पेड़ दूसरे पेड़ पर परागण तो हो रहा नहीं, दूसरा तो होगा नहीं रहा है, पर मतलब दूसरा, तो ये सजातीय ना, उसी कह रहा है, उसी कह रहा है, या स्व कर दीजिए या सजातीय कर दीजिए। ठीक है, तो ये सजातीय होगा, इसमें तो आप नहीं कन्फ्यूज होंगे, इसी में युग्मक नहीं बना रहा है ये। ठीक है, तो आपका 77 हो गया। 78,
जीव के निम्नलिखित प्रकार में कीजिए, बताइए। परागकण, जैसे ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, इसका ये पुष्प निकला है, इसका एक पुष्प निकला है, तो ये कह रहा है कौन सा जीव यहाँ से इसका परागकण यहाँ से यहाँ तक कर सकता है, इसके वर्त गया उससे चुमला, उसके वर्त कर सकता है ये पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये बताइए कौन कर सकता है। तो चमगादड़ भी कर सकता है, मधुमक्खी भी, मधुमक्खी तो करती है, तो आपका ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। और पक्षी भी करता है, तो 2-3 जिसमें है लगा दीजिए, 2-3 सिर्फ इसी में था, आइए 2012 में होगा। अगर चमगादड़ आपको नहीं पता है तो मान लीजिए रहने दीजिए, हटा दीजिए, लेकिन 2-3 तो पता ही है आपका, तो 2-3 कहाँ पे है, इसी में है, तो बस मधुमक्खी, पक्षी। जैसे एक पक्षी अमरूद खाता है, अब अमरूद देख लीजिए, अमरूद यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पता चला कुछ बरसात के दिन में ये पक्षी यहाँ अमरूद खाया, ले जाकर बीज इधर गिरा दिया, फिर यहाँ भी अमरूद हो गया, ठीक है, यहाँ भी एक पौधा अमरूद का हो गया। तो ये क्या, पक्षी भी है, मधुमक्खी भी है, दूसरा चमगादड़, याद रखिए चमगादड़ भी है, चमगादड़ को हल्के में मत लीजिए। परागकण की सुपरिभाषा है, क्या है, परागकण का परागकोश से कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ठीक है, यही परागकण की प्रक्रिया। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है, मतलब आप कह रहे हैं जो बीज प्रतिवर्ष बदला जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए। तो ये संकर बीज कहलाता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, शंकर जी का, भगवान शंकर जी का जो सावन का महीना होता है वो प्रतिवर्ष आता है, ऐसा नहीं कि एक साल आ गया दूसरे साल नहीं आएगा, शिवरात्रि एक साल आ गया दूसरे साल नहीं आएगा। तो शंकर बीज हर साल आता है, प्रतिवर्ष बदला जाता है। शंकर भगवान का वस्त्र हर बार, मतलब सावन हर बार आता है, ऐसा याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को क्या कहते हैं, तो इस तत्व को क्या कहते हैं, याद रखिए, ये क्या कहते हैं, डाइकोगैमी कहते हैं, डाइकोगैमी, ठीक है, याद रखिएगा। पुंमंग जायांग से अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना को क्या कहते हैं, जाइकोगैमी, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अलग अलग लिखा गया, अलग। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, मुझे भी पता है आप किसी को नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है। अब लिखा गया अलग, देखिए क्वेश्चन कैसे वहाँ पे आप सेट करेंगे, अलग अलग, जब तुक्का भी लगाना हो, अलग अलग समय, भिन्न काल, काल माने समय, अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न, अलग मतलब भिन्न मतलब अलग अलग ना, तो भिन्न काल, परिपक्व, सब कुछ इसी आपके आंसर में ही लिख दीजिए, और किसी में लिखा है नहीं, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही किया करिए। कभी कभी जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन और हो जाता तो एक बार ध्यान से पढ़िए, अलग अलग, भिन्न काल हो गया, हाँ, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, 1-2 नंबर से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके सब्सक्राइब, लाइक और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए आप ये वीडियो के नीचे, ठीक है, अच्छा है बुरा है, हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।